All right, dear. Welcome back in our third session. And we talked about knowledge management, uske philosophical development, uski implications and applications in different sectors and in different companies. Now, there are certain common misconceptions about knowledge management. जो इस वक्त आप सबके साथ सिनेरियो हो सकता है कि शायद ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई होती हैं, या शायद जो MNCs हैं एंड द ग्लोबल ब्रांड्स हैं शायद वो इन चीजों को सिर्फ इंप्लीमेंट कर पाते हैं. इस डिस्कशन को द लिटरेचर ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट टेक्स अप एज मिसकंसेप्शन. It is said that smaller companies who often claim that they can't afford to undertake KM activities are wrong on two counts. ये सिर्फ कम फहमी है, otherwise things are actually there. अब वो कैसे नॉलेज मैनेजमेंट स्मॉलर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा? पहला पॉइंट देखिए, नॉलेज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट if not more so to a smaller company trying to compete in the rapidly changing global marketplace. आप गोल्डन ट्रायंगल, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, कारखाने ऑपरेट कर रहे हैं, ये उन सब का इशू है. Smaller companies must capture, assimilate and capitalize on every advantage they can find, including knowledge. और बेसिक बात मैं बार बार आपसे क्या कर रहा हूं कि हमारे यहां का सबसे बड़ा इशू फैमिली रन एंटरप्राइजेज हैं. और फैमिली रन एंटरप्राइजेज में सबसे बड़ा इशू क्या है? उस इशू को इस वक्त थ्रू रिसर्च भी जो हम प्रूव कर रहे हैं, और वो है सस्टेनेबिलिटी. हमारी फैक्ट्री, कारखाना कंपनीज सस्टेनेबिलिटी लैक करती हैं. हमारी पॉलिसीज में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारे प्रोसेसेस में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस ओरिएंटेशन में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारे प्रॉफिट्स में सस्टेनेबिलिटी नहीं है. इसके बैकएंड पर वजह क्या है? बहुत सी वजूहात के साथ साथ एक जो मेजर वजह है सस्टेनेबिलिटी की, वो ये है दैट वी नेवर थॉट अबाउट प्रिजर्विंग द नॉलेज एटलीस्ट इन एनी फॉर्म. सेकंड पॉइंट, स्मॉलर फर्म्स हैव द एडवांटेजेस फ्रॉम कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये बल्कि उनका एडवांटेज है लार्जर कंपनीज के हवाले से, बिकॉज लार्जर कंपनीज का जो सिस्टम और स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा डाइवर्स होता है. तो स्मॉलर कंपनीज के लिए तो और भी आसान है नॉलेज को प्रिजर्व करना. सो स्मॉलर कंपनीज हैव द एडवांटेजेस फ्रॉम द कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन प्लेस that is much more conducive to implementing knowledge management effort, such as type of environment, which is predicted more on social relationship. हमारे जो typical small companies, फैक्ट्रियों का इशू होता है familiarity और trust. अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि वो किस कदर डीपर implications में जाकर सोच रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज के दरमियान, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान, सेठ साहब और मजदूरों और वर्करों के दरमियान जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, वो भी आपका नॉलेज एसेट है. यहां पर मुझे एक बड़ी अच्छी सी कोटेशन मिली, वो खलील जिब्रान की, एंड ही सेड अ लिटिल नॉलेज दैट एक्ट्स इज वर्थ देन मच नॉलेज दैट इज आइडल. और अब ये पिछले साइड पे मैंने आपको बताया कि आइडल नॉलेज जो है वो आपको किस कदर कॉस्ट कर रहा है. Now, इस सारे मामले के लिए who is responsible? ठीक है? So the answer is only one, and the answer is everyone. Everyone is actually responsible. The managers, the supervisors, because वो leaders हैं as knowledge champions. The knowledgeables, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका SME हो सकता है. SME यहां पर अब हम define करेंगे as subject matter expert. ठीक है? SME जिसको हम नॉलेजेबल कह रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. दैट कैन बी एनीवन. आपको पता है कि एक टर्म आपने सुनी होगी एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह टर्म होता है इंट्राप्रेन्योर्स. तो इंट्राप्रेन्योर्स वो लोग हैं हु आर नॉलेजेबल एंड वर्किंग फॉर अ कंपनी. देन एंड यूजर्स, वो भी आपके कस्टमर्स भी आपके जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन दे आर रिस्पॉन्सिबल. सो इफ यू फेल, अब उसके बारे में मैं भी डिस्कशन करता हूं कि आपके फेलियर के चांसेस क्या क्या हैं और क्यों क्यों
और कब कब आपका नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, नॉलेज कैप्चरिंग, नॉलेज क्रिएशन वो फेलियर की तरफ जाता है, उसकी सब वजूहात अभी आपको मैं अगली स्लाइड्स में वो बड़ी डिटेल में आपसे शेयर करता हूं। एंड देन विल बी कमिंग टू नो कि कंपनीज के साथ असल में प्रॉब्लम्स हैं क्या, इन सारी रियलिटीज के बावजूद भी वो इस बात को टैकल क्यों नहीं कर सक रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पीपल को रिटेन करना इज ए बिग चैलेंज, और इन सब में जिनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, ये सब कल को छोड़ के भी तो जा सकते हैं, और अगर वो हमको कल को छोड़कर चले गए तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि आपका नॉलेज लॉस जो है वो किस कदर होगा। सो देयरफॉर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपको मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, एंड दैट इज मेंटेनिंग नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें ये पहला एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज यूज इट और लूज इट। ठीक है, अगर आप जस्ट लाइक द ड्रेनिंग ऑफ अ बैटरी, अगर आप उसको विद इन ए फ्रेम ऑफ टाइम अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लूज द होल एनर्जी। सो इस चीज को लाइक कुक हु इज एन ऑथर कंपेयर्स नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टू ड्रेनिंग बैटरी। देयरफॉर करना क्या है, आप कैसे उसको लूज नहीं करोगे, उसके लिए देयर इज वन टिप ऑफ द डे, एंड दैट इज शेयर द नॉलेज। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा इशू जो नॉलेज सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड है, और वो है रिमूविंग नॉलेज। जैसे कि क्राउडेड क्लोजेट की हम एग्जांपल यहां पर कोट कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात आपके पास जो ऑर्थोडॉक्स नॉलेज इकट्ठा हो चुका है, जो फरसूदा ख्यालात आप इकट्ठे कर चुके हो, जो आउटडेटेड चीजें आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, आपको उनको छोड़ना भी पड़ेगा। और अगर आप उन आउटडेटेड चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने रूम कम कर दिया, गुंजाइश कम कर दी फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू कम इन। So we have to use the knowledge, we have to share the knowledge, and we have to use the obsolete knowledge. ये तीन हमारे पास मेन एस्पेक्ट्स हैं। अब बिफोर आई टेल यू कि नॉलेज मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं एक टॉपिक आपके साथ यहां पर शुरू कर रहा हूं, द डिफरेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन यूएस एंड चाइना। एक्चुअली मैनेजमेंट ओवरऑल को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट एंड द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। सो ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में दो एग्जांपल सबसे पॉपुलर पिक की जाती हैं, द चाइना एंड द जापान। एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस पर्सपेक्टिव। सो यहां पर अब हम देखते हैं कि इन दोनों एरियाज में, ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में, आखिर फर्क क्या है नॉलेज इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट का। सो कल्चरल फैक्टर, सबसे पहला तो फर्क ये आता है कि कल्चरल फैक्टर्स इंपैक्टिंग नॉलेज मैनेजमेंट, और उसके लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन। सो इंटरनेशनलाइजेशन क्रिएट्स अ नीड टू नो हाउ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज टू अप्लाई नॉलेज मैनेजमेंट। People from United States and China have a distinctive prevailing decision style that reflects differences in cultural values. Again, हमारे पास यहाँ पर emphasis इन दो particular economies का शायद इतना नहीं है। हम जो फोकस बात करना चाह रहे हैं वो ईस्ट एंड वेस्ट का कंपैरिजन would be more appropriate to think about. इसके साथ मैं आपके लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेम्स का एक सेट लेकर आया हूं, थ्योरी ए, थ्योरी जे एंड थ्योरी जी। थ्योरी ए हम उस कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अमेरिकन इकोनॉमी में बिजनेसेस को मैनेज वो किया जाता है ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में। थ्योरी जे हम उस थ्योरी को कहते हैं जिसके तहत जापान में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, जापानीज एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के मुताबिक, लोगों के पर्सपेक्टिव के मुताबिक लोगों को, चीजों को, बिजनेसेस को मैनेज वो किया जाता है, तो दैट इज थ्योरी जे। लेकिन प्रॉब्लम हमें उस वक्त देखने को मिली कि जब वर्ल्ड वॉर II के बाद जापानीज फर्म्स दे स्टार्टेड ओपनिंग देयर फैसिलिटीज इन अमेरिका, तो अब जापानीज स्टाइल ऑफ वर्किंग जो था थ्योरी जे, इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन थ्योरी ए। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में वो उनकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। तो जब जापानीज फर्म्स ने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जाकर बिजनेसेस करने शुरू किए तो उनको एक न्यू इवॉल्वमेंट, न्यू एवोल्यूशन का सामना करना पड़ा, एंड दैट न्यू एवोल्यूशन वाज नोन एज थ्योरी जी। अब थ्योरी जी के बारे में एक और बड़ा मजे का एक्सप्रेशन कोट किया जाता है, थ्योरी जी इज बेसिकली थ्योरी जे एप्लीकेबल इन थ्योरी ए। ओके, तो थ्योरी जी का जो कॉन्टेक्स्ट था ये डिस्कस किया जाता है रिलेटेड टू उस मॉडल के जिस मॉडल में जापानीज ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, अपने मैनेजमेंट स्टाइल को वो तब्दील किया अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने कंप्लीटली तब्दील नहीं किया, बिकॉज जापानीज कॉन्टेक्स्ट जो था दैट बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। उन्होंने कंप्लीटली चेंज नहीं किया, कुछ पॉइंट्स दे ट्राइड टू विथड्रॉ बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी के जो तकाजे थे वो डिफरेंट थे। Anyway, coming back to my discussion of comparison between America and China,
अमेरिकन जो पर्सपेक्टिव है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज एक्सट्रोवर्टेड. द पीपल यू नो दे आर एक्सट्रोवर्टेड, एनकरेज टू एक्सप्रेस एंड शो फीलिंग्स. जबकि चाइनीज पर्सपेक्टिव, एंड इट इज मोर प्रिवेलेंट इन जापान एज वेल, दे आर मोर इंट्रोवर्टेड, नॉट एनकरेज टू शो इमोशंस. American perspective, emphasis is placed on the individual and independence. Society is a collection of individuals. जबकि Chinese perspectives में, and again Japanese perspective में भी, emphasis is placed on society and the role of the person in the social fabric. American perspective में rules and regulations are written broad, but what is written is enforced very strictly. जबकि अगर हम चाइनीज पर्सपेक्टिव में देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन वेरी स्ट्रिक्टली, बट एनफोर्समेंट इज सिलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, ये तो हो गया कल्चरल कंपैरिजन. अब हम नॉलेज एप्लीकेशन की तरफ आते हैं. नॉलेज एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे between American and Japanese and or for that matter Chinese perspective, I'm sorry for some interruption. तो यहां पर अब हम इस स्लाइड पे देखते हैं कि अमेरिकन एंड चाइनीज पर्सपेक्टिव में व्यू ऑफ नॉलेज क्या है. इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट द व्यू ऑफ नॉलेज इज मोर एक्सप्लिसिट एंड मेजरेबल, जबकि चाइनीज पर्सपेक्टिव में इट इज लार्जली टैसिट एंड कॉन्टेक्सचुअल. इसी हवाले से की assumptions about knowledge in America क्या है, that knowledge is mostly objective and can be made explicit. जबकि की assumptions about China क्या है, that knowledge includes both objective and subjective elements. जब हम knowledge management role की बात करें तो in case of US knowledge workers, ये आपकी जो term थी knowledge workers की, it was tossed by Peter F. Drucker, who was an American consultant, जिसकी बड़ी वो एक famous किताब भी है Challenges of the 21st Century, जरूर पढ़िएगा. So he came up with an idea of knowledge workers. उसने कहा कि modern world में 21st century के अंदर अब हमें skilled workers नहीं चाहिए, we need to have knowledge workers. So knowledge workers capture, codify and share knowledge from experience, and that is the requirement of the modern world these days. जहां से आपकी फिर knowledge economies का जो concept है वो evolve करता है. जबकि Chinese केस में senior managers are responsible for knowledge management only. ओके तो ये अब हमारे पास एक और विजुअलाइजेशन में बात आनी शुरू हो गई कि अगर हम रीजन वाइज भी चीजों को देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी नॉलेज की एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट तरीकों से इवॉल्व हो रही हैं. एंड एट द सेम टाइम अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट America is a strong economy as well as China is a strong economy, and China is much more stronger than American economy. American economy को तो बेशुमार किस्म के मसाइल का सामना है, जबकि China is basically ruling the whole game. पीटर एफ ड्रकर, उसकी किताब का नाम है चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी. आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल होगी. ओके, अब जो क्वेश्चन था अभी जो उसामा ने हमें पूछा कि ये फेल क्यों कर जाती हैं चीजें, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती हैं, अब हम उस डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं. एंड इट इज सेड व्हेन नॉलेज एड्स अप टू नथिंग. चार्ल्स लूसर, Chief Executive Officer at International Management and Technology Consulting Firm, said up to 84% of all knowledge management programs fail. ठीक है, आप ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तो बस टॉपिक को बंद कर देना चाहिए और जाके जिंदगी में कोई और काम करना चाहिए. लेकिन अब आपको मैं रीजंस भी बताऊंगा कि ये फेलियर क्यों हो रहा है और उस फेलियर को हम सक्सेस में कन्वर्ट भी कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लोबल बैंक spanning 70 countries abandoned their knowledge management system before it was ever rolled out. A European manufacturing company successfully implemented a knowledge management system, but it was rarely used. उसको कभी यूज ही नहीं किया गया. जैसे इवन गुजरानवाला के अंदर भी मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि कंपनीज उन्होंने they went for installing ERP systems, लेकिन those ERP systems were never used. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, इस तरह के जो इश्यूज हैं, नो डाउट हमें इसका सामना वो करना पड़ता है. सो चाइना अपने बहुत से कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्टिवनेस के हवाले से दे आर लाइक दे हैव द राइट, देयर इज नो क्लेम ऑन द राइट्स ऑफ द पीपल,
सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को वो देखना और सोचना है, एंड ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जहां तक के हमारी तौफीक और इस्तात हो सके. So a pharmaceutical company implemented knowledge management system that could not be easily adapted to specific context of each work group. ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली अमेरिकन सोसाइटी में या चाइनीज सोसाइटी में इंप्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी उन्होंने फेलियर का सामना वो किया. क्योंकि अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि मोर देन 51% of the joint ventures around the world they fail. तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हम joint venture अब आइंदा नहीं करेंगे? ये बात नहीं होती. Joint ventures can always be done, but there is a big rate of failure associated with the joint venture. And as I am quoting you, 51% of the joint ventures around the world they fail. और उस failure की major reason क्या है? There is only one major reason, and that is cultural clash. अभी जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि culture हमारा intangible asset है, तो अब कल्चरल क्लैश की वजह से 51% ऑफ द जॉइंट वेंचर्स इन द वर्ल्ड वो फेलियर का शिकार वो हो जाते हैं. तो सेम इज द केस विद नॉलेज मैनेजमेंट, कि प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट के साथ शायद नहीं है, प्रॉब्लम इन वजूहात के साथ है जिन वजूहात की बिना पर हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी रिलेटिवली कम नजर आई. सो व्हाई नॉलेज कैन ऐड अप टू नथिंग. नंबर वन, मेनी कंपनीज फाइंड दैट देयर डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट टेक्स on what the project means and what it is trying to achieve. पहला मसला तो ये हो गया कि objectivity ही clear नहीं है. Okay. Number two, many knowledge management program leaders are ignorant when it comes to the complexity of these micro political processes. So वो लोग जो knowledge management को implement करने चले थे, उनको organizational complexities and organizational political processes का वो अंदाजा नहीं था. So they were not having the holistic views. वो बड़ा एक नैरो माइंडेड अप्रोच लेकर चले. दे थॉट के नॉलेज मैनेजमेंट इज ओनली टॉकिंग अबाउट आईसीटी. सो आईसीटी इज नॉट द ओनली थिंग इन द स्कोप और अम्ब्रेला ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. इसके अलावा भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है. एवेन्यूज हमारे सामने वो ओपन है. Number three, even though some firms are implementing knowledge management programs with support from senior management, it can still fail as a result of lack of support with passage of time. कि शुरू में एक जज्बाती तकरीर सुनकर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके आपने नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोग्राम को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन दरअसल आप कन्विंस्ड नहीं थे, दरअसल आपकी कमिटमेंट नहीं थी. तो जब आप कन्विंस्ड नहीं थे, आपकी कमिटमेंट नहीं थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द होल एफर्ट वुड जस्ट गो डाउन द ड्रेन. So some organizations do not achieve adequate return on investment from knowledge management as they are failing to measure effectively. ओके, उन्होंने स्कोर कार्डिंग नहीं की, डैशबोर्डिंग नहीं की, चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया. बेशुमार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से दे वर अनएबल टू फाइंड आउट देयर टेंजिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हिच दे डिड रिलेटेड टू द नॉलेज मैनेजमेंट. नेक्स्ट, मेनी कंपनीज professed to suffer from information overload and a short of time with which to both share and utilize knowledge. ये एक और बहुत बड़ा dilemma है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड समटाइम्स टेक्स प्लेस और वहां से जो नॉलेज का जो एलिमेंट होता है वो डिम हो जाता है. सो मेनी फर्म्स रिलाई टू हेवीली ऑन कंसल्टेंट्स. एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से उनके पास खुद कुछ इल्म नहीं था और वो दूसरों की तालीम के ऊपर बेस्ड अपनी इमारत खड़ी करना चाह रहे थे. सो ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट इज समथिंग जिसके ओनर आप खुद बनो, रादर देन कि आप कंसल्टेंट्स के हवाले कर दो. कंसल्टेंट्स आपसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे और आपको कुछ भी देकर वापस नहीं जाएंगे. सो मेनी फर्म्स रिलाई टू हेवीली ऑन कंसल्टेंट्स हु पोजीशन देमसेल्व्स इन हाईली इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उन्होंने दिल खोल कर एक्सप्लॉयटेशन जो थी वो की. इसी के साथ साथ मेनी इनिशिएटिव्स फेल as they only enjoy superficial support from the top management. So, as Usama is commenting, find the reasons of failure and come up with improved plans and efforts. So obviously that is the avenue, that is the gap जहां पर हम इन तमाम चीजों को एड्रेस कर सकते हैं और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस, उसकी इंप्लीकेशंस, उन सब के ऊपर बहस लामहदूद वो चलती रहेगी, गैप्स आइडेंटिफाई होते रहेंगे.
Now, there are certain keys to successful knowledge management, as just being commented in the comment box. कुछ हमारे पास कीज हैं कि जिनके जरिए हम चीजों को बेहतर बना भी सकते हैं. So, as in the case with many new practices in workplace, पहली चीज जो हम adopt कर सकते हैं, that is getting employees on board. पहली चीज ट्रस्ट है. पहली चीज आपका लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है. ठीक है, क्योंकि हम ओबी के अपने डिस्कशन में एक एक्सप्रेशन, एक हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे कि हर एम्प्लॉय हर कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सोचता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इस काम में क्या है. तो जब तक उनको कोई टेंजिबल रिवॉर्ड नजर नहीं आएगा, जब तक उनकी पॉकेट्स जिंगल नहीं करेंगी, तब तक चेंज, तब तक डेवलपमेंट वो मुमकिन नहीं हो पाती. सो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट चेंज, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज. And same is the case, everybody likes change, but nobody likes the process of change. And change would not take place जब तक कि वो change लोगों की pockets में jingle नहीं करेगी. So that is the main point, कि getting employees on board from day one and making sure they realize exactly how knowledge management program is to impact on their routines and bring benefits for the organization as a whole is pivotal. Second point, make sure knowledge management becomes a fundamental aspect of the way you do business. Number 3, be sure your knowledge management implementation is less about reporting and more about sharing. इंतहाई खूबसूरत सेंटेंस है ये वाला, कि अब ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ चीजों को डॉक्यूमेंट ही करने बैठ जाएं. आपको जो मेन काम करना है, छोटे लेवल के ऊपर भी जो आप कर सकते हो, एंड दैट इज नॉलेज शेयरिंग. और आपको पता है कि एक और बहुत बड़ा कंटेम्प्रेरी इशू जो इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो राब्ता भी कर रही हैं इस हवाले से कि दे डोंट नो हाउ टू डू द सक्सेशन प्लानिंग. तो जब सक्सेशन प्लानिंग वो नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन वेल इमेजिन कि किस कदर लॉस ऑफ नॉलेज इज अबाउट टू टेक प्लेस. Therefore, I have just put a comment from Mike, and he said that knowledge is a company asset hidden until the knowledge worker releases it. The key to generating the best returns from your knowledge management program is to implement a well-planned methodology and ensure that your organization facilitates this release of information. तो लोग शेयरिंग से डरते हैं. हमारा सबसे बड़ा डायलेमा क्या है कि हम शेयरिंग से डरते हैं. हमारा ये शायद ख्याल है कि ये जो मिरास हमें मिली है ये शायद हमारी पोजीशन है. हालांकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, कम कभी नहीं हुआ. Okay, this was my paper related to the knowledge management. इसके अलावा भी जो मेरे पेपर्स हैं वो आप इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हो. गूगल स्कॉलर के ऊपर यू कैन फाइंड माय पेपर्स रिलेटेड टू द नॉलेज मैनेजमेंट. सो उनमें से एक मैंने कॉन्टेक्स्ट यहां पर आपके लिए रखा है. द टाइटल आई वाज वर्किंग अपॉन वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस स्कूल्स इन पंजाब, पाकिस्तान. अब यहां पर अगर आप देखिए कि मैंने नॉलेज के किन पर्सपेक्टिव्स को पिक किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट था दैट वाज रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज. और दूसरे पर्सपेक्टिव में मैंने सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट को पिक किया. जो सेकंड मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट वाज सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट. और सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट को एलैबोरेट करने के लिए मैंने 3 वेरिएबल्स लिए. उन वेरिएबल्स में आई टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सारा कुछ आ जाएगा. The second thing I took was infrastructure, जिसमें के उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रूल्स, सेंस मेकिंग, इसको मैंने एम्फसाइज किया रिलेटेड टू नॉलेज एंटरप्राइजिंग कल्चर, नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस. एंड तीसरा वेरिएबल जो मैंने सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट के तौर पर लिया दैट वाज इन्फो कल्चर. And info culture was basically related to the background knowledge and the work group processes related to cultural changes, change management program, behavior of leader, sharing of information, rewards and punishment system. इन सब चीजों को आगे इन्वेस्टिगेट वो किया गया. अब इन तमाम चीजों पर जो डिपेंडेंट मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आ रहा था वो ये था कि वैल्यू एडेड चेंज इन टीचिंग एंड लर्निंग वो डिपेंड कर रहा है
आपके नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर और सोशियो टेक्निकल कंपोनेंट्स के ऊपर, और इस सारे रिलेशन को मीडिएट कर रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सो ये मॉडल आपको दिखाने का बेसिकली मकसद क्या था कि आप किस किस अंदाज से अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कि you can take the help from so many theories, concepts, models available already there, which are already there, और उनकी बेसिस पर आप अपना कंट्रीब्यूशन वो आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें कि आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें कि आपके अपने हाइपोथेसिस होंगे, जिसमें आपकी अपनी जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है वो आ रही होगी, और वहां से आपके जो थ्योरी बिल्डिंग का कॉन्टेक्स्ट है वो जारी और सारी रहेगा। नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारी जो मेन डिस्कशन थी, जिसमें कि मुझे बेसिकली आपको सब्जेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करना था, वो यहां पर खत्म होती है। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आज हम नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मीनवाइल हमारे जो दूसरे दो टॉपिक्स हैं, सिस्टम्स थिंकिंग एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे वैल्यू को क्रिएशन का, उसका हम थोड़ा सा आगाज करते हैं। जब आप बात करते हो सिस्टम्स थिंकिंग की एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो याद रखिएगा कि ये दोनों चीजें बेसिकली अनेबल करती हैं सिस्टम्स थिंकिंग वर्ल्ड को, जहां से सिस्टम्स इंटेलिजेंस की बुनियाद वो शुरू होगी। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग से क्या मुराद है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको बेसिस प्रोवाइड कर सके फॉर क्रिएटिविटी, फॉर इनोवेशन। Now, before I proceed further, I have a question in Zoom group chat, and it says that effort, skills, knowledge that resulted in organizational success and is being credited to someone who is close to the boss or had better opportunity to capitalize that someone else's success. So how can we ensure that sharing knowledge is profitable? उसका बेटा जवाब यह है कि शेयरिंग नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले कल्चर बिल्ड करना पड़ता है। नॉलेज शेयरिंग वन मैन शो नहीं है, नॉलेज शेयरिंग किसी एक शख्स की एफर्ट नहीं है। आपको एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने बहुत सारे कल्चर के वेरिएबल्स भी देखे थे, उसके ऊपर भी वर्क किया जा सकता है कि कल्चर की बिल्डिंग कैसे की जाती है। उसमें आप लोगों का ट्रस्ट, उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस, उसमें आप लोगों का जो एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, एनकरेजमेंट है, इन सबको आप कॉल करते हो। और जब तक आप लोगों को एंगेज, इन्वॉल्व, एनकरेज नहीं करोगे, तब तक ऑब्वियसली जिस नॉलेज शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड नॉलेज शेयरिंग इज स्पेसिफिकली समथिंग जो कि नोबडी वुड लाइक टू हैव अनलेस एंड अंटिल दे आर मोटिवेटेड टू हैव इट। ओके, आप किसी को घोल कर नहीं पिला सकते हो, राइट? देयरफॉर आपको सबसे जो इसमें मेरे पास अगर मैं जवाब इसका देना चाहूं तो वो क्या होगा कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्डअप वो करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कल्चर के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम सब टोटली इग्नोर कर देते हैं, और वो है वैल्यू सिस्टम। हमें अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। हमारी वैल्यू स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जो कि शो कर सकें कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है क्या। और वैल्यू सिस्टम, कल्चर, ये सारा कुछ तब तक नहीं बन सकेगा जब तक कि आपके पास प्रॉपरली डिफाइंड मिशन एंड विजन नहीं है, जब तक आपको अपनी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीजें, इनफॉर्मेलिटीज, ये बेसिकली क्या करती हैं, दीज ऑल लीड टू कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन है जो हमें डेवलपमेंट की तरफ जाने से वो रोकती है। यहां पर जैसा कि मैं आपके इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में यहां पर एक जवाब दे रहा हूं कि हमारे पास सिस्टम्स से रिलेटेड एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं 80-20 रूल। और 80-20 रूल इन केस ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग वो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो याद रखिएगा कि 80% ऑफ द टाइम इट इज फॉल्ट ऑफ द सिस्टम एंड 20% ऑफ द टाइम इट माइट बी द फॉल्ट ऑफ द पर्सन। जबकि हम हमेशा ये समझते हैं कि शायद 100% इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए कि किस कदर खूबसूरत कॉन्टेक्स्ट है कि अपने सिस्टम्स को इतना इंटीग्रेटेड बना लें, अपने सिस्टम्स को इतना कोहेरेंट बना लें, अपने सिस्टम्स को इतना प्रोटेक्टेड बना लें कि किसी शख्स के पास गुंजाइश ही ना हो कि वो उसको ब्रेक कर सके। ओके,
So 80-20 rule, again I repeat, कि 80% it is the fault of the system and 20% is fault, it might be the fault of the person. जबकि हम इसके totally reverse, totally opposite चीजों को समझते और देखते हैं. अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सबसे ज्यादा वर्क इज डन बाय पीटर संजय, और पीटर संजय का जो एक वीडियो क्लिप है वो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी रख दिया है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखिएगा एंड यू विल कम टू नो कि पीटर संजय जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, उसने किस खूबसूरत अंदाज से MIT में एलैबोरेट किया कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं. तो मैं पीटर संजय के एक स्टेटमेंट से बात को शुरू करता हूं. He said that learning organizations are where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expensive patterns of thinking, अभी हम पीछे बात करके हैं नॉलेज मैनेजमेंट की कि that is understanding patterns, where new and expensive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. And again, that is the answer of what Usama has just asked me in the Zoom group chat. ठीक है, कि हमें एक सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी. जब तक वो सिनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपका ट्रू इफेक्टिवनेस ऑफ नॉलेज वो हो नहीं पाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द सिस्टम? बाय द वे, हम हर वक्त सिस्टम को क्लेम और ब्लेम करते रहते हैं. अब चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो टैक्स सिस्टम हो, वो कोई सोशल सिस्टम हो, वो कोई भी सिस्टम हो, हम सुबह से शाम तक जो सबसे ज्यादा ब्लेम्स करते हैं वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं. तो व्हाट इज अ सिस्टम एक्चुअली एंड हाउ कैन वी डिफाइन अ सिस्टम इन आवर कॉन्टेक्स्ट? It is said a system is any group of interacting, interrelated or interdependent parts that form a complex and unified whole that has a specific purpose. Now related to this, ये तो डेफिनेशन एक सिंपल सी हमने बना ली सिस्टम की. अब हम बात करते हैं कि systems thinking फिर क्या है. It is said that systems thinking is a way of seeing and talking about reality that helps us better understand and work with organization and communities to influx the quality of our lives. ठीक है, systems thinking, जैसा मैंने आपको शुरू में बार बार कहा कि हम एक holistic thinking की बात करना चाह रहे हैं, हम एक overall बड़े कैनवस पे चीजों को देखना चाह रहे हैं. तो systems thinking is a way of seeing and talking about reality. ठीक है, और रियलिटी के बहुत से परत हो सकते हैं, रियलिटी की हकीकत के बहुत से डायमेंशंस हो सकते हैं. So, हमने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो हो रहा है उसको एलैबोरेट करना है, उसके बारे में सोचना है. सो पीटर संजय ने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम्स अप्रोच को डिस्कस करने के लिए यह मॉडल एक प्रेजेंट किया और इसका नाम उसने रखा फिफ्थ डिसिप्लिन. उसकी बुक का भी यही टाइटल है, फिफ्थ डिसिप्लिन. सो उसने कहा कि सिस्टम्स थिंकिंग जो है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है 5 चीजों के साथ. नंबर 1 पर्सनल मास्टरी, नंबर 2 मेंटल मॉडल्स, नंबर 3 शेयर्ड विजन, नंबर 4 टीम लर्निंग. ये 4 आपके मेन पिलर्स हैं जो सिस्टम्स थिंकिंग के कोर वैल्यूज बन रही हैं, और यहां से सिस्टम्स थिंकिंग की डेवलपमेंट के साथ एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्डअप होता है. अब पीटर संजय का ये जो मॉडल है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट जूम मीटिंग में डिस्कस करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जूम मीटिंग में हम अपने जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट है उसको कवर कर पाएं, सो दैट वी कैन डिस्कस कि इस वक्त लेटेस्ट इश्यूज जो हैं वो क्या हैं जिनको आपने रिकंस्ट्रक्टिंग पार्ट ऑफ द डायरी में वो डिस्कस करना होगा. सो प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट जूम मीटिंग.